भारत के अंदर में बेरोजगारी नाम की चीज बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने एक योजना लॉन्च किया था जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। अब देश में समझो अगर बेरोजगारी की समस्या है तो आप इसे हल करने के लिए क्या करोगे। गरीबी हमारे पास तब भी थी जब भारत आजाद नहीं था। गरीबी जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए आपको बेरोजगारी से भी लड़ना होता है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। कक्षा 11वीं के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार चैप्टर, जिससे कि हम लोग समस्याओं की पहचान कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकीय विधियों के उपयोग, यानी कि यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जो हम लोग माध्य का बहुलक सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इन्हीं बातों को आज हम लोग इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड हैं इस चैप्टर को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, भले ही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस चैप्टर को समझने के बाद ओवरऑल जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर में पढ़ा है, जो भी सांख्यिकी के अंदर में पढ़ा है, सब कुछ का एक साथ में निचोड़ है। मतलब कि हर एक स्टेट बोर्ड के बच्चों को ये जरूर से जरूर कवर कर लेना चाहिए। तो यहां पर हमने देख लिया है चैप्टर का नाम सांख्यिकीय विधियों के उपयोग, यानी कि यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब यहां पर देखो कुछ चीजें जो है ना डायरेक्टली हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि परियोजना क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे, प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, फिर हम लोग इसका अर्थ जानने के बाद इसके महत्व पर चर्चा करेंगे कि ये क्यों बनाना जरूरी होता है। ठीक है ना। वैसे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका रियल लाइफ में। और उसके बाद परियोजना निर्माण के विभिन्न चरण, विशेष तौर पर आपको यही स्टेप ध्यान देना है कि कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। जैसे कि मान लो अगर मैं कह दूं कि आप आर्थिक सलाहकार हो एक देश के लिए, भारत के लिए मान लो, अब आपको सोचना होगा ना कि देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की पहचान करना होगा। फिर समस्या को पहचान करने के बाद यह भी देखना होगा कि उस समस्या के समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह के आंकड़े को आप लेकर के चलेंगे ताकि सटीक निष्कर्ष निकले और एक सटीक उद्देश्यों तक आप पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिएगा भारत के अंदर में बेरोजगारी नाम की चीज बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर तो कई बार ऐसा भी हम लोग कहते हैं कि अब भारत में जो है ना, पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी का स्वरूप ज्यादा था। आज इंडिया ऐसी हालात में नहीं है। थोड़ा सा आगे आप सोच करके देखिए, भारत में अब पढ़े लिखे युवा ज्यादा हैं, है ना, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं कौशल की कमी है या फिर स्किल की कमी है, और इन वजहों से उन्हें सटीक यानी कि अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं मिल पाता है। इसे हम कहते हैं कि देश में शिक्षित बेरोजगारी का स्वरूप पहले की अपेक्षा ज्यादा हुआ है। मतलब लोग शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास काम करने के लिए कोई काम है ही नहीं। तो यहां पर हम लोग कहते हैं इसे बेरोजगारी, यानी कि आपके पास क्षमता, योग्यता और जिज्ञासा होते हुए भी जब आपको काम ना मिले आपके कार्यों के अनुरूप, यानी कि आपके योग्यताओं के अनुरूप, तब हम यहां पर कहते हैं बेरोजगारी की समस्या है। अब देश में समझो अगर बेरोजगारी की समस्या है तो आप इसे हल करने के लिए क्या करोगे, किन किन उपायों को आप अपनाओगे, है ना। सरकार तो बहुत सारी अलग अलग योजनाएं लेकर के आती है। उसके बाद कहें यहां पर गरीबी नाम की चीज भी भारत के अंदर में आज भी विद्यमान है। भले ही देश के अंदर में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई, योजना आयोग के द्वारा जो है वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार हुई, 1951 से लेकर के 56, फिर 56 से 61, और इसी प्रकार से 2012 से 17 तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार हुई हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि हर एक पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं कारणों से विफल रही है या फिर असफल रही है। तो यहां पर असफलता के कौन कौन से कारण है, आप तो इसको पहले ही पढ़ चुके होंगे, नहीं तो आप इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर में जाकर के फिर से मेरे साथ में जरूर पढ़ने वाले होंगे। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कह दिया कि पूरा का पूरा जो अपना ये प्रॉब्लम है ना देश का, चाहे तो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, आर्थिक विषमता हो, क्षेत्रीय असमानता हो, ये सब सारी समस्याएं देश की जनता को पीछे की ओर खींचता है, आने की आगे बढ़ना ही नहीं देता है। ठीक है। ये सारी समस्याएं, साथ साथ में महंगाई जैसी समस्या बहुत गंभीर है भारत के अंदर में। आइए एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन टाइप से हम लोग ले लेंगे ताकि क्वेश्चन
समझने में भी आसान हो जाए और यह भी पता चल जाए कि क्वेश्चन को असल में कैसे पूछा जाएगा। तो ऐसे जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन लिए जाते हैं तो सीधे तौर पर यही पूछता है कि परियोजना से क्या तात्पर्य है, परियोजना का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट कहते किसको हैं, प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों को या फिर किन किन स्टेप्स को उठाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए यहां पर परियोजना को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप किस किस तरह का कदम उठाएंगे, कौन कौन सा आप स्टेप लेंगे। यहां देखिएगा परियोजना निर्माण के लिए अलग अलग चरणों की बात करेंगे, अलग अलग स्टेप्स की बात करेंगे कि कैसे कैसे जो है प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे योजनाएं देश के अंदर में बनती है। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम लोग परियोजना के ऊपर में, यानी कि प्रोजेक्ट के ऊपर में। देखिए ये जो परियोजना शब्द है ना, इसका मतलब है किसी भी समस्या को समझने या फिर इसका हल ढूंढने की जो पूरी प्रक्रिया होगी, किसी भी समस्या को समझने या फिर उस समस्या को हल करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाएगा उसी प्रोसेस का नाम होगा क्या, प्रोजेक्ट। यानी कि परियोजना क्या है, किसी समस्या को समझने और इसका हल ढूंढने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि विभिन्न सांख्यिकीय विधियों को व्यवहारिक रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो भी आपने पहले से ही माध्य, माध्यिका, बहुलक, सहसंबंध या फिर सूचकांक वगैरह जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, वो सारे सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके अब हम लोग समस्याओं की अच्छे ढंग से पहचान करना तो सीख गए हैं कि समस्या ज्यादा गंभीर है या कम गंभीर है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर है तो हम उन समस्याओं को जल्दी हल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी होती है, क्योंकि जल्दी से हम समस्या से निजात नहीं पा सकते। क्योंकि देखो ना, भारत के अंदर में हमने क्या कहा, गरीबी हमारे पास तब भी थी जब भारत आजाद नहीं था। ठीक है, जब अंग्रेजों के अधीन में था सारी चीजें, लेकिन जब हम लोग आजाद हुए, हम लोग अपने लिए योजनाएं बनाना शुरू किए, तब क्या लगा, हम पूरी तरीके से गरीबी को समाप्त कर पाए हैं? नहीं। आज हम जब बात कर रहे हैं, हम 20वीं सदी नहीं 21वीं सदी में बात करें, अब हम ऐसे हालात में आ चुके हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन आज भी भारत के अंदर में गरीबी विद्यमान है, बेरोजगारी विद्यमान है। तो इन समस्याओं से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो प्रक्रिया होगी। तो जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, उसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। ये तो समझ आ गया कि सर प्रोजेक्ट या फिर परियोजना किसी भी समस्या को समझने और उसका हल ढूंढने की प्रक्रिया है। इसमें हम लोग अलग अलग सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि इससे किसी प्रणाली को, है ना, इससे किसी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सूचनाएं एकत्र करके रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। अब रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या होगा, जब हम लोग रिपोर्ट अच्छे ढंग से तैयार करेंगे ना, तो ये देखेंगे हालांकि हम लोग अभी कि प्राथमिक आंकड़ा अपनाया जाएगा कि द्वितीयक आंकड़ा अपनाया जाएगा। अच्छा, द्वितीयक आंकड़े का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, इन पर भी बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमें रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है। ठीक है, और उसके बाद परियोजना निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, ये बिल्कुल चरणबद्ध है। बिल्कुल चरणबद्ध कहने का मतलब स्टेप वाइज जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रक्रिया क्या शामिल होगी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अध्ययन के क्षेत्र की पहचान करेंगे या फिर समस्या की पहचान करेंगे। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में गरीबी नाम की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। उस गरीबी को उस समस्या को हल करने के लिए या फिर उस गरीबी की समस्या का हल ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको पहचान करिए कि वो समस्या किस क्षेत्र विशेष में है या फिर कितनी ज्यादा वो गंभीर समस्या है। ठीक है ना, चलो, तो यहां पर हमने क्या कहा, सबसे पहला चरण या फिर सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा परियोजना निर्माण के लिए कि हम समस्या की पहचान करेंगे। लेकिन समस्या की पहचान करने से पहले आपको यह भी तय कर लेना होगा, यानी कि परियोजना को शुरू करने से पहले समस्या का तो पहचान कर लिया, लेकिन प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, यानी कि समस्या का हल ढूंढने से पहले आपको उद्देश्य क्लियर कर लेना होगा कि किस मकसद, किस उद्देश्य के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम उस समस्या को समझने का प्रयास किए हुए थे। क्या हम गरीबी को कम करना चाहते हैं? अगर कम करना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत कम करना चाहते हैं, यह भी गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड कर लेती है। टारगेटेड पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की
मान लीजिए कि भारत के अंदर में हम कह दें वैसे समझने के लिए कि 27% जनसंख्या गरीबी में है। अब सरकार इसके लिए क्या उद्देश्य तैयार करती पता दें। देखो, सरकार चाहती है कि गरीबी कम हो, और उसमें मान लीजिए कि सरकार ने कह दिया कि अगले हम 5 वर्ष में गरीबी को 5% तक कम कर लेंगे, आने की 27% से हम 22% पर लेकर के आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो गरीबी कम होगी। कितनी कम हुई? 5% कम हुई। ठीक है ना। तो ये मामला समझ रहे हैं, सरकार टारगेटेड पहले से ही लक्ष्य तय कर लेती है कि हमें इतना प्रतिशत ये कम करना है या फिर इतना प्रतिशत ये ज्यादा करना है। गरीबी तो ज्यादा नहीं करना है ना, गरीबी तो कम करना है। इसीलिए मैंने पहले क्या कहा, ये 27% है, सरकार यहां पर टारगेट कर चुकी है कि हम इसको अगले 5 वर्ष में 22% पर लेकर के आ जाएंगे। तो ये होता है सरकार का उद्देश्य एक तरीके का, कि गरीबी को कम करना चाहती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए परियोजना को शुरू करने से पहले। परियोजना के अध्ययन के विषय में प्राप्त जानकारी करके हम समस्या की पहचान तो कर लेंगे, उद्देश्य के आधार पर ही फिर हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसको फिर आगे बढ़ाया जाता है किस आधार पर, कि हमने समस्या की पहचान कर लिया है, हमने ये भी उद्देश्य तय कर लिया है कि हमें क्या असल में करना है, नहीं करना है, सब कुछ पहले से फाइनल हो गया। अब हम परियोजना को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि परियोजना का पहला जो है वो स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो कहेंगे अध्ययन की क्षेत्र का पहचान करना या फिर क्षेत्र विशेष में क्या समस्या है इसकी पहचान करना पहला होता है स्टेप। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि लक्ष्य समूह का चुनाव करना, कि किन किन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि गरीबी विशेष को आप समाप्त करने के लिए, गरीबी जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए आपको बेरोजगारी से भी लड़ना होता है, बेरोजगारी को भी कम करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम लोग एक बातें ध्यान दें कि जो व्यक्ति आज गरीब है ना, वो पहले कहीं ना कहीं बेरोजगार रहा होगा किसी समय विशेष में, और उस बेरोजगारी वाले स्तर में उसने चूंकि ध्यान नहीं दिया या फिर हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और इसी वजह से वो बेरोजगार व्यक्ति गरीब बन गया। मतलब अगर आज के समय में कोई बेरोजगार है तो आगे चल करके वो गरीब भी बनेगा, ये लगभग बातें तय होती है। ठीक है, बात समझ चुके। 99% तय है कि आज अगर कोई बेरोजगार है तो कल वो गरीब बनेगा। इसीलिए जब बेरोजगारी आपके पास समस्या आ जाए तो समझ लो ये इंडिकेटर है कि आगे आप गरीबी में जाने वाले हो। तो उससे पहले ही आप अपनी समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करिए, अपने अंदर योग्यता, अपने अंदर क्षमता भरिए, ताकि हर एक, चाहे तो गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो आपको जॉब ऑफर करे और आपको उस काम पर लेकर के जाए जो कि आपकी क्षमता है, जो कि आपकी योग्यता है। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो हमने क्या कहा, समूह का यहां पर चुनाव करना है, लेकिन लक्ष्यों के समूह तैयार करने हैं। क्योंकि एक अकेला लक्ष्य नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग लक्ष्य होंगे, बहुत अलग अलग गोल्स होंगे, उन गोल्स को एक साथ में लेकर के आना है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रश्नों का जो है ना एक प्रश्नावली बनाने के लिए जो है आपको बनाने के नियम, तरीके सब कुछ मालूम होने चाहिए। जैसे कि हमने मान लो कि कुछ प्रश्न तैयार कर लिए, है ना, प्रश्नावली पर आगे चर्चा करेंगे, जैसे सर्वेक्षण के लिए जब बात करेंगे। तो अब कुछ प्रश्नों को हमने तैयार कर लिया है। अब ये प्रश्न हम लोगों से पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पर किन किन तरह की समस्या है। जैसे कोई गरीबी को अगर आप देखें तो हम कहते हैं ना कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति के पास या फिर किसी समाज विशेष के पास, किसी क्षेत्र के पास या फिर किसी देश में रहने वाले लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब ये मूलभूत आवश्यकताओं में होता है भोजन, पानी, कपड़े, है ना, और उसके बाद रहने के लिए मकान। तो किन्हीं किन्हीं की समस्या मकान को लेकर के होता है, किन्हीं की समस्या कपड़े वगैरह को लेकर के होता है, किन्हीं की समस्या खान पान को लेकर के होता है, भोजन को लेकर के होता है। तो यहां पर गरीबी कई रूपों में दिखाई देता आपको, है ना, इसी आधार पर। तो इसलिए कह रहे हैं क्या यहां पर आपको एक प्रश्नावली सूची तैयार कर लेनी होती है कि आप किन किन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं। उसी तरह के आपको प्रोजेक्ट लेकर के आने होंगे। जैसे भारत के अंदर में हम बात करें, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी की सरकार ने एक, है ना, योजना लॉन्च किया था जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इसमें क्या था कि बेघर लोगों को, खास करके कह लो कि जिनके पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, तो गवर्नमेंट ने यहां पर फिक्स कर दिया था कि 2 कमरा तो आपके पास होगा ही होगा इंदिरा आवास योजना के तहत। ठीक है ना। तो ये बातें थी। तो अब यहां पर उन्होंने क्या करा था, प्रश्नावली एक तरीके से तैयार करा था गवर्नमेंट ने कि लोगों की समस्याएं क्या है, और उसी समय
उनके ही कार्यकाल में आप एक बात और समझें कि उन्होंने विश्व सूत्रीय कार्यक्रम लाया था, ठीक है ना। तो ये सब मामला आप कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के अंदर जाकर के पढ़ोगे, इसलिए कहना मेरा है स्पेशली कि इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार सभी स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां से हर एक सांख्यिकीय विधियां और साथ साथ में आपकी जो भारतीय आर्थिक विकास वाला पेपर है, दोनों कवर अप अच्छे से हो जाता है, क्योंकि थिंकिंग यहां पर बिल्डअप कर देता है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर करता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हमने क्या कहा, पहला हमने देख लिया कि किसी भी परियोजना को लेकर के आगे बढ़ना है तो सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर हम लोग लक्ष्यों के समूह का चुनाव करेंगे कि किन किन लक्ष्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए लक्ष्य पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। हो सकता है कि ये ग्रामीण और शहरी अलग अलग हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग, शहरी क्षेत्र के लिए अलग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में गरीबी नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में गरीबी नहीं होती, शहरी क्षेत्र में भी गरीबी होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, उसके बाद उच्च और निम्न और मध्यम वर्ग के आयु वर्ग के लोगों को आप ले सकते हैं कि किन के लिए आप जो है चीजें लाने चाह रहे हैं, किन के लिए योजना आप लेकर के आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये उपभोक्ता, इन वर्गों के आय वाले उपभोक्ता को आप ले सकते हैं। ये उदाहरण के तौर पर एक तरीके से, यानी कि परियोजना के उद्देश्य के आधार पर लक्षित समूह ग्रामीण, शहरी या फिर उच्च, मध्यम, निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता भी हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। ऐसे ही आप जो है वो शिक्षित, अशिक्षित ऐसे ले सकते हैं, शहरी, ग्रामीण ऐसे ले सकते हैं, विवाहित, अविवाहित ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। या फिर तरीका ये भी रहेगा आपका कि कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, है ना, वयस्क हैं, तो इनके लिए भी जो है वो ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं आप। अब देखो, यहां पर हमने लक्ष्य तय कर लिया कि कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब हम लोग अगला स्टेप में बात करते हैं कि आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाएगा, यानी कि जब हम सर्वेक्षण करने के लिए जाएंगे क्षेत्र विशेष में जहां पर समस्या है विद्यमान, तो वहां पर जाकर के हम किस तरह का आंकड़ा लेकर के आएंगे। क्या हमें वहां के प्राथमिक आंकड़ा से मतलब होगा या द्वितीयक आंकड़ा से मतलब होगा? क्योंकि देखिए, प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, इसी लेक्चर के अंदर हम कवर कर देंगे, ठीक है ना। वैसे तो आपने पिछले चैप्टर के अंदर में पढ़ा होगा। पिछले चैप्टर कहने का मतलब शुरुआत के जो 2 चैप्टर थे, है ना, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यहां पर आपने सारी चीजें पढ़ा होगा। तो ये देख लो, आंकड़ों का संकलन कहने का मतलब है कि जब हम सर्वेक्षण के लिए निकलेंगे तो सर्वेक्षण का आधार हमारा क्या होगा, क्या हम प्राथमिक आंकड़ा लेंगे या फिर द्वितीयक आंकड़ा लेंगे या फिर दोनों ही प्रकार के आंकड़ों को लेकर के काम करेंगे। क्योंकि यहां पर हम एक बात कह दें कि प्राथमिक आंकड़ा वो आंकड़ा होता है जो हम प्रत्यक्ष रूप से जा करके उस क्षेत्र विशेष से आंकड़ा संकलन करते हैं जिस क्षेत्र विशेष में समस्या थी। लेकिन द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, ये पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया आंकड़ा होता है जो कि किसी अन्य उद्देश्य के साथ तैयार किया गया होगा, लेकिन अब उसी आंकड़े का प्रयोग करके हम अलग निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए द्वितीयक आंकड़ा कम विश्वसनीय होता है, चूंकि ये सेकेंड हैंड डेटा एक प्रकार का, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है, दूसरे संस्था के द्वारा तैयार किया गया है। और प्राथमिक आंकड़ा चूंकि डायरेक्टली या फिर प्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्टिगेटर या निरीक्षक गया हुआ है और उसी ने आंकड़ा को संकलन किया है, तो वो ज्यादा विश्वसनीय होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब यहां पर अगर हमारे पास प्राथमिक आंकड़ा किसी वजह से उपलब्ध ना हो पाए, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ा को संग्रह करने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इन मामलों में ज्यादा मेहनत भी लगता है, तो ऐसे मामलों में आप क्या करते हैं कि द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी भी स्थिति आती है। अब द्वितीयक आंकड़ा का संकलन, ठीक है, प्रश्नावली या फिर अनुसूची की सहायता से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक आंकड़ा जो संग्रह करने की तरीके हैं या फिर विधियां हैं, उसमें क्या कह रहा है कि प्रश्नावली विधि का चयन कर सकते हैं या फिर प्रश्नावली अनुसूची की सहायता ले सकते हैं, जिसमें कि कुछ प्रश्न आपने पहले से ही लिख रखा है और लोगों से समस्या की पहचान करवाने जा रहे हैं कि ये क्या आपके पास समस्या है, वो टिक लगाएंगे या फिर हाँ या ना का जवाब देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके प्रश्नावली तैयार रहती है। या फिर तरीका ये भी होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और उससे ही आप सीधे तौर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, उन्हीं से आप सवाल जवाब करके सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं आंकड़ा, ठीक है ना। तो ये भी कहलाएगा प्राथमिक आंकड़ा। तो ऐसे कई सारे तरीके होते हैं। कह रहे हैं कि जब धन, समय, मानव संसाधन की कमी होगी तो ऐसे में सर्वेक्षक द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कर सकता है। हमने शुरुआत में ही कहा आपको कि द्वितीयक आंकड़ा तभी आप प्रयोग में लाएंगे जब आपके पास समय कम हो, जब आपके पास परिश्रम करने के लिए मानवीय संसाधन कम हो, लोग कम हो, यानी कि आदमी कम है और उसके साथ में आपके पास समय नहीं है, धन की कमी है। तो ऐसे में आप द्वितीयक आंकड़ा का चयन करके समस्या की पहचान कर सकते हैं
और उस समस्या से फिर अलग अलग तरीके के निजात पाने के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर चौथी बात क्या होगी, है ना, चौथी बात क्या होगी कि आंकड़ों का संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। क्योंकि देखो आपने जो है अपने आंकड़े को संग्रह किया, अपने आंकड़े को संग्रह किया, डेटा को कलेक्ट किया, तब अब बारी आती है कि आप किस प्रकार से दुनिया के सामने उस चीज को प्रस्तुत करेंगे, क्या तरीका होगा ताकि हर एक इंसान आसानी से समझ जाए। तो यहां पर देखिएगा इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोग यहां पर आरेख का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे बारंबारता आरेख कह लो, है ना, सारणी यानी कि टेबल में चीजों को दिखा सकते हैं, है ना, और ये बहुत आसान होता है समझना। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को चित्र आसानी से समझ में आता है तो चित्र के जरिए आप दिखा सकते हैं, या फिर ज्यामितीय आरेख दिखा सकते हैं इसमें, या फिर इसी प्रकार से आयत चित्र होता है, ठीक है ना, आवृत्ति वितरण के लिए जो है अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं ताकि डेटा सभी व्यक्तियों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, मतलब ऐसे प्रस्तुत करो आंकड़ा ताकि हर एक व्यक्ति को समझने में आसानी हो, हर एक व्यक्ति आसानी से समझ सके। ठीक है ना, ये मामला क्लियर हो गया। अब देखो आखिरी उद्देश्य तक हम पहुंच रहे हैं। अब हम लोगों को ठीक ढंग से विश्लेषण करना होगा, ठीक ढंग से व्याख्या करना होगा कि असल में समस्या क्या है, कितनी ज्यादा गंभीर है, सारी चीजों पर बात करनी होगी। और जब भी हम लोग आंकड़ों को विश्लेषण करने की बात करते हैं या फिर एनालिसिस करने की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फाइनली हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं जो कि चैप्टर का नाम था। ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए बहुत सारी अलग अलग सांख्यिकीय विधियां हैं, जैसे कि आप इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ते हैं, जहां पर माध्य का बहुलक, ये सब सारा कंसेप्ट आ जाता है। उसके बाद परिक्षेपण की माप, जिसमें कि आप माध्य विचलन या फिर परमाप विचलन, ये सब सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है ना। यहीं पर आप पढ़ते हैं प्रास या फिर विस्तार को, विस्तार गुणांक को, साथ साथ में सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। ये जो काल श्रेणी है ये तो ग्रेजुएशन वाले चैप्टर में हम लोग ग्रेजुएशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर काल श्रेणी का सीधा सीधा मतलब होता है ट्रेंड जानना, प्रवृत्ति को जानना। ठीक है ना। तो काल श्रेणी भी एक सांख्यिकीय विधि है जिसका प्रयोग करके आप पूरी की पूरी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं समस्या की। ठीक है। तो ये जो आपने समस्या देखा है उसको सही ढंग से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो सांख्यिकीय माप है अलग अलग तरीके का, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये आपको एक अनुमान देता है कि समस्या ज्यादा गंभीर है या कम गंभीर है। क्योंकि एक प्रकार का यहां पर माध्यक बहुलक क्या है, औसत है, यानी कि औसतन बताता है कि ज्यादा लोग जो है वो इस समस्या से ग्रसित हैं या कम लोग ग्रसित हैं। ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर भी देख लीजिए परिक्षेपण की माप बताता है, जैसे हम लोग माध्य विचलन, परमाप विचलन ये सब पढ़ते हैं, तो ये बता देता है कि लोगों के बीच में अगर आय की असमानता है तो कितनी ज्यादा है। ठीक है। तो ये सब सारा मामला हम लोगों का यहां से क्लियर हो जाता है। सहसंबंध से हम लोगों को यह पता चलता है कि अगर मान लीजिए कुछ अमीर वर्ग हैं, कुछ गरीब वर्ग हैं, उनकी आमदनी अलग, अमीरों की आमदनी अलग, गरीबों की आमदनी अलग, दोनों में कोरिलेशन कैसा है। ठीक है। तो इन चीजों को भी पता करते हैं। अगर दोनों में कोरिलेशन लगभग बहुत कम आ रहा है तो दैट मींस की बहुत ज्यादा असमानता है। तो यहां से भी इस चीज को मेजर किया जा सकता है। ठीक है ना। काल श्रेणी से हमने क्या कहा, ट्रेंड को पता लगाया जाता है कि कैसी प्रवृत्ति रही है अब तक की। ठीक है। क्या गरीबी में पहले कमी आया था या नहीं, यानी कि पहले भी तो कुछ प्रयास किए होंगे, उसके पहले भी कुछ प्रयास किए होंगे, इसलिए उसके पहले साल यानी कि पिछले साल भी कुछ प्रयास किया गया होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक ट्रेंड पता करने की बात आती है काल श्रेणी के अंदर, यानी कि किसमें, टाइम सीरीज के अंदर में। तो देखो कितने आसानी से हल हो गया ये सब सारे मामले। अब यहां पर आते हैं उपसंहार क्या होता है। अब ये सब जो स्टेजेस है ना, ये सब जो स्टेजेस हैं यहां पर बेसिकली आपको वो मेंशन करना होता है चीजें जो आप असल में पाना चाह रहे थे, मतलब आपका निष्कर्ष। ठीक है ना। तो देखिएगा विश्लेषण के बाद परिणाम की व्याख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है। यदि संभव हो तो विकास तथा सरकारी नीतियों के यादि के विषय में भावी परिदृश्य के पूर्वानुमान लगाने और सुझाव देने के जो है प्रयास किए जाते हैं। जैसे मान लो आपने विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से कर दिया किसी भी समस्या को लेकर के, अब उस समस्या के बारे में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कुछ वर्षों में कैसी स्थिति रहेगी उसकी, क्योंकि आपने तो काम किया प्रोजेक्ट को लेकर के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि यहां पर उपसंहार के अंदर ये एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे जो हम भावी परिदृश्य यानी कि आने वाले समय में
हम उस मुद्दा को या फिर उस समस्या को कितना ज्यादा या फिर कितना कम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें यहां पर होती है, यानी कि दैट मीन्स कि पूर्वानुमान लगाना या फिर यहां पर कह दें फोरकास्टिंग करना, अनुमान लगाना, पूरी तरीके से भविष्यवाणी करना। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रंथ सूची। और ये ग्रंथ सूची जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। ग्रंथ सूची के अंदर में क्या मेंशन होता है, जनरली जब आप द्वितीयक आंकड़ा प्रयोग कर लेते हैं ना कहीं से, जैसे कि द्वितीयक आंकड़ा कहने का मतलब क्या है कि छपे आंकड़े, आपने मेहनत नहीं किया, आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया, बस वो पहले से तैयार आंकड़ा था उसी का आपने उपयोग किया हुआ है यहां पर। तो जब आप किसी परियोजना के लिए द्वितीयक आंकड़ा प्रयोग कर लेते हैं तब इसकी आवश्यकता हो जाती है, जिसे हम ग्रंथ सूची के नाम से जान रहे हैं। तो यहां पर यह मेंशन कर देना होता है कि द्वितीयक स्रोत कौन कौन से आपने लिए थे, कहां से आपने आंकड़ा लिया था, उसके पूरे के पूरे स्रोत लिख देने होते हैं। और इसी चीज को जब हम लोग टेबल वगैरह पढ़ रहे थे, सारणी पढ़ रहे थे एक चैप्टर के अंदर में, है ना, जहां आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण की बात करते थे उस चैप्टर में, तो वहीं पर सारणी का सबसे अंतिम हिस्सा क्या लिखते थे हम लोग, टिप्पणी या फिर स्रोत, ये सब चीजें बात करते थे। तो वही है यहां पर ग्रंथ सूची। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से पेपर से आपने क्या क्या बातें लिया हुआ है, न्यूज़पेपर से क्या लिया हुआ है, इसी प्रकार से शोध पत्र यानी कि रिसर्च कुछ थीसिस होता है, तो रिसर्च कुछ रिपोर्ट होते हैं, उससे आपने क्या क्या लिया हुआ है। तो ये बातें बहुत अहम होती है, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें नहीं मेंशन करते हैं तो इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो लगभग जो है फेल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत अच्छे तरीके से योजना तैयार कर लिया, है ना, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर में आपने काम कैसे किया था। ठीक है, पूरा का पूरा लोगों के बीच में कॉन्फिडेंट तो जाना चाहिए ना, विश्वास जाना चाहिए, इसीलिए ताकि आपकी जो इन्वेस्टिगेट किए गए सारे आंकड़े हैं वो विश्वसनीय हो, लोग उसको मान्यता दें। ठीक है, लोग उसको मानने के लिए तैयार हो। इसके लिए जरूरी है कि आप जरूर से जरूर सोर्स को मेंशन कर दें, और उसी सोर्स को यहां पर बोला जा रहा है दरअसल, ठीक है, उसी सोर्स को यहां पर दरअसल क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है यहां पर ग्रंथ सूची। ठीक है ना, मामला क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और चूंकि यहां पर सारे स्टेज समझ में आ गया है, तो एक बार हम लोग वापस से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेज हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना, ठीक है ना, उसके बाद समूह का चयन कर लेना कि कौन कौन से लक्ष्यों को हम पाना चाहते हैं, लक्ष्यों का समूह तय कर लेना, आंकड़ों का संकलन करना, ये प्राथमिक या द्वितीयक दोनों आंकड़े हो सकते हैं या फिर कोई एक भी हो सकता है। अगर द्वितीयक आंकड़ा ले रहे हैं दैट मींस कि इसका सोर्स भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आगे चर्चा किया। अब यहां पर क्या है, आंकड़ों का संगठन या फिर प्रस्तुतिकरण, डेटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होगा दुनिया के सामने, ताकि हर एक इंसान आसानी से इसको समझ सके। और आखिरी में हमने यहां पर तक क्या विश्लेषण की बात किया कि आंकड़ों को सही ढंग से बताना होगा, माध्य का बहुलक लेकर के, परिक्षेपण या फिर सहसंबंध लेकर के, काल श्रेणी लेकर के, है ना, ये सब आंकड़े, ये सब जो विधियां हैं इसका प्रयोग यहां पर करके आपको आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है। उसके बाद उपसंहार में हमने क्या कहा कि आपको भावी परिदृश्य के लिए पूर्वानुमान लगाना है कि ये समस्या पर हमने चूंकि काम कर लिया तो देखा जाएगा कि आगे और इसका क्या स्थिति रहने वाला है, तो इसका पूर्वानुमान करना। ठीक है ना, फिर ग्रंथ सूची के अंदर हमने क्या कहा कि आपको वो चीजें मेंशन करना होगा जहां जहां से आपने द्वितीयक आंकड़ा लिया था। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब मुद्दा ये आता है, कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़ा बहुत बार आपने कहा है, ये होता क्या है। तो आइए पहले इसी को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्राथमिक आंकड़ा है इसे बेसिकली हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं, मतलब कि ये आंकड़ा हमने तैयार करा है प्रत्यक्ष रूप से जा करके। ठीक है, वहां से हमने आंकड़ा लिया है जहां पर असल में समस्या विद्यमान थी। ठीक है, तो ये देखो ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि इन्हें अनुसंधानकर्ता, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, अनुसंधानकर्ता, कर्ता मतलब अनुसंधान करने वाला, इन्वेस्टिगेट करने वाला व्यक्ति स्वयं जो है वो उनके मौलिक स्रोत से जो है आंकड़े एकत्रित करता है। मान लो कि किसी समस्या विशेष पर हम काम करना चाहते हैं, तो हम जिस क्षेत्र विशेष में काम करना चाहते हैं वहां पर मैं गया, वहां के आंकड़े को कलेक्ट करा, तो मैं तो इन्वेस्टिगेटर कहलाऊंगा, मतलब अनुसंधानकर्ता कहलाऊंगा। लेकिन चूंकि मैंने डेटा को कलेक्ट करा, चूंकि मुझे ही उस समस्या की जानकारी चाहिए थी, तो यहां पर वो जो डेटा होगा ना हमारे पास, वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा, प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डेटा, जिसे आप सेकेंड हैंड डेटा भी कहते हैं या फिर द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं, कई लोग इसको गौण आंकड़ा भी कहते हैं। ठीक है ना,
तो देखिएगा, द्योतक आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था के द्वारा तैयार किए गए या फिर संग्रह किए जाते हैं। या आपने तैयार नहीं करा था, मूल रूप से ये किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे संस्था के द्वारा तैयार किया गया था, आपने सिर्फ उसका इस्तेमाल करा है। ठीक है, बात समझ आ गया। अब देखो, जो प्राथमिक आंकड़ा है ना, इसके लिए कौन कौन सी विधियां हो सकती है, तो कह रहे हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा दिया आपने, जिस क्षेत्र की आपको जानकारी चाहिए उसी क्षेत्र का कोई इंसान है, वो आपसे जानकारी आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है ना, उससे आप जानकारियां ले रहे हैं, आप हो सकता है कहीं नोट भी करते जा रहे हैं, तो ये तरीका भी हो सकता है, जिसको हम व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि कहते हैं। पर्सनल इंटरव्यू मेथड होता है ये, ठीक है ना। उसके बाद है प्रश्नावली विधि, जिसमें कि कुछ प्रश्न पहले से ही सेटअप रहते हैं, 5, 10, 20 प्रश्न हो सकते हैं, और उन लोगों को थमा दिया गया पेपर के जरिए, है ना, लोगों के पास पहुंच गया प्रश्न, अब लोग उसमें टिक लगाएंगे, है ना, जो बातें सही हैं सही लिखेंगे, गलत हैं गलत लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इसमें हिस्सा नहीं ले पाते, जैसे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रश्नावली मेथड में सामान्य तौर पर हिस्सा नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें प्रश्न समझ नहीं आएगा तो जवाब कैसे देंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रश्नावली विधि वहां पर वर्क करता है जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, जहां पर लोग साक्षर हैं, जहां पर कम से कम जानकारी तो है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना, बातें समझ आ गई। उसके बाद एक होता है टेलीफोनिक मेथड, जिसमें कि हम लोग कॉल के जरिए आजकल डेटा इंफॉर्मेशन सारी चीजें ले रहे हैं और उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो तरीका ये भी है। लेकिन ये मेथड तभी अडॉप्ट किया जाता है जब आंकड़े को गोपनीय रखा जाता है, दैट मींस कि उसको प्राइवेसी के तौर पर सुरक्षित रखना है ना, दूसरे के साथ साझा नहीं करना है, तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन जो हुआ है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहती है, ठीक है। तो टेलीफोनिक मेथड भी हो सकते हैं। तो टेलीफोनिक साक्षात्कार विधि भी अपनाया जा सकता है प्राथमिक आंकड़ा के लिए। तो इन विधियों का प्रयोग करके आप प्राथमिक आंकड़ा एकत्र कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कौन कौन सी विधि है, एक हमने कहा व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, टेलीफोनिक मेथड है यहाँ पर भी। तो ये सब तरीके अपना करके आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है द्वितीयक का। तो देखिए द्वितीयक आंकड़ों के कई सारे, है ना, द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं ना वो कई सारे जो है प्रकाशित या फिर अप्रकाशित स्रोत से लिए जा सकते हैं। इसके लिए कई सारे गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं, है ना, पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार से निजी और व्यवसायिक रिपोर्ट भी जारी होता है, कई वेबसाइट भी हैं, वेबसाइट से भी आप डेटा को ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स आती है ना, बजट मान लीजिए इंडियन बजट या फिर जिसे आप केंद्रीय बजट भी कहते हैं, यूनियन बजट भी कहते हैं, तो उस बजट से आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, है ना, हम गए गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीधे तौर पर वहां पर बजट मिल जाती है, या फिर आप लिख देते हैं क्या वेबसाइट में इंडियन बजट, ठीक है ना, indianbudget.in। तो यहां से बेसिकली जो आप डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड कर लेते हैं, ये जो डेटा होता है आपके लिए द्वितीयक आंकड़ा हो गया, ठीक है, सेकेंडरी डेटा हो गया, क्योंकि आपने इस चीज को कलेक्ट नहीं करा था। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के आपने डेटा ले लिया सीधे तौर पर। तो कई सारे वेबसाइट होते हैं और वहां से भी आपने अगर डेटा को कलेक्ट कराए तो वो द्वितीयक आंकड़ा होगा, ठीक है ना। आगे देखोगे प्राथमिक आंकड़े निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य पहले से ही तय रहता है कि हम इन उद्देश्यों के साथ आंकड़ा संग्रह करना चाहते हैं। लेकिन द्वितीयक आंकड़े पहले ही किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जा चुका होता है, इसमें कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना उद्देश्य चूंकि पूरा करना होता है, तो आपने किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे संस्था के द्वारा तैयार किए गए आंकड़े को उठा लिया, वो द्वितीयक आंकड़ा आपका है। अब देखोगे कह रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, चूंकि ये अनुसंधानकर्ता खुद ही उन क्षेत्रों में जाता है जहां पर से समस्या की पहचान करना है, तो इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय होता है प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है। चलिएगा द्वितीयक आंकड़े जो है ना कम विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये आपने वेबसाइट से डाउनलोड करा होगा या फिर टेलीविजन पर देखा होगा, तो इस तरीके से आपने जो है डेटा को अगर लिया है तो हो सकता है कि उसमें टाइपिंग एरर हुआ, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, क्योंकि आपने तो तैयार नहीं करा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि द्वितीयक आंकड़े कम विश्वसनीय होते हैं। अब देखोगे प्राथमिक आंकड़े के संकलन में यानी कि संग्रह करने में अधिक समय लगता है, अधिक साधन की जो है वो जरूरत पड़ती है और अधिक परिश्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष रूप से जा करके डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करना है और जो भी आपने अनुसंधान करा, शोध करा, उसके आधार पर ही यह आंकड़ा आपका तैयार होता है। तो इसलिए इसमें आपका समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, और अधिक साधन की आवश्यकता होगी, अधिक पैसे की जरूरत होगी, साथ साथ में अधिक मेहनत भी लगेगा, अधिक मानवीय
संसाधन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में आप द्वितीयक आंकड़े की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्राथमिक आंकड़ा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, अब देखोगे कह रहे हैं कि द्वितीयक आंकड़े है ना, द्वितीयक आंकड़ों को केवल जो है ना प्रकाशित या फिर अप्रकाशित साधनों से एकत्र करना होता है, और इसलिए इनके संकलन के लिए जो लागत है वो बहुत कम आती है। ज्यादा कोस्ट नहीं आता द्वितीयक आंकड़े के लिए, इसमें कोस्ट कम लगता है। और आप यहां पर देख रहे हैं समय भी ज्यादा लग रहा है, पैसे भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं, मेहनत भी ज्यादा लग रहा है प्राथमिक आंकड़ा में। लेकिन यहां पर देखो लागत सीधे तौर पर कम हो गया, मेहनत कम हो गया, ठीक है, समय कम लगेगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसे अलग तरीके से समझते हैं हम लोग कि क्या परियोजना के अंदर में प्राथमिक आंकड़ा प्रयोग करना सही रहेगा या द्वितीयक आंकड़ा। ये कई बच्चे जानना चाहेंगे, मुझे लगता है ना। आप ही में से कई सारे बच्चे जिज्ञासु होंगे अभी इस बात को लेकर के ही कि सर आपने ये तो बता दिया कि प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़ा क्या होता है, लेकिन इन दोनों में से हमें कौन सा आंकड़ा यूज करना सही रहेगा और कब अनुकूल रहेगा, ये भी बातें हैं। कब अनुकूल रहेगा, चूंकि है तो दोनों आंकड़ा, लेकिन हम प्राथमिक आंकड़ा को इस्तेमाल करने से सही समझे निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं या द्वितीयक आंकड़ा से। तो देखिए, आप कोई भी आंकड़ा लीजिए, मुद्दा क्या है कि हम समस्या को हल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप समस्या को गंभीरता से समझें और समस्या को गंभीरता पूर्ण रूप से आप उसे हल भी करना चाहते हैं, है ना, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, तुरंत वो समस्या अच्छे से हल हो जाए, तो आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट मीन्स की प्राइमरी डेटा चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरा हाव भाव क्या है। अब देखोगे तो परियोजना में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किस स्थिति में अनुकूल होता है। सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करना चाहें तो ये किन स्थितियों में अनुकूल होगा, दैट मीन्स कि अच्छा होगा या फिर फेवरेबल होगा। ठीक है, देखो कह रहे हैं क्या द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब समय, धन, मानव संसाधन इन सब की कमी हो, है ना, या फिर ये सूचनाएं आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएं। मान लीजिए कि कोई भी सूचना आपको आसानी से मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो द्वितीयक आंकड़ा है वो बेसिकली जिसमें कि आपका समय भी कम लग रहा है, साधन भी कम लग रहा है ना, पैसा भी कम लग रहा है, मानवीय संसाधन भी कम खर्च होंगे। तो इस प्रकार से आप द्वितीयक आंकड़े के साथ जा सकते हैं। यदि आंकड़े संकलन के लिए, है ना, प्रतिदर्श विधि को अपनाया जाएगा, यानी कि सैंपलिंग मेथड को एडप्ट किया जाएगा, तो इसका उपयोग भी सही होता है ना। तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए हमेशा कि ये बिल्कुल उपयुक्त है या नहीं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी होगी। मान लीजिए यहां पर मैं आपको उदाहरण दूं कि इस पूरे क्लास के अंदर, या फिर मान लो एक गांव है, गांव का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये गांव है और इसमें करीबन जो हो 300 परिवार रहते हैं, समझिएगा 300 परिवार रहते हैं मान लो। अब हमने क्या करा, चूंकि यहां पर 300 परिवार दिख रहा है, बहुत ज्यादा है, हम सभी लोगों से जांच पड़ताल नहीं कर सकते, मेरे पास इतना समय नहीं है, और हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, हर एक परिवार तक पहुंचने के लिए मुझे साधन की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मुझे मानवीय संसाधन भी ज्यादा चाहिए, लोग भी ज्यादा चाहिए हमारे साथ में काम करने के लिए। और ऐसे लोग अगर हमें नहीं मिल पा रहा है या फिर हमारे पास समय कम है, साधन कम है, तो हम 300 परिवारों तक ना पहुंच करके केवल 2, 4, 10 परिवारों तक पहुंच करके पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो जानकारी जो आपने कलेक्ट करा है, चूंकि 300 परिवार में से केवल आपने मान लो 10 परिवारों से सवाल जवाब करा, उसके आधार पर आपने आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, वो तो प्राइमरी आंकड़ा है, प्राइमरी डेटा है। चूंकि आप प्रत्यक्ष रूप से गए, 300 लोगों के बीच में नहीं गए, 300 लोगों के बीच में नहीं जाकर के केवल 10 परिवार के बीच में आप जाकर के सवाल जवाब कर लिए, क्योंकि 10 का हालात आपने देख लिया कि क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा, आप मान करके चल रहे हैं कि यही स्थिति बाकी लोगों का भी होगा। ठीक है, जबकि यहां पर 300 में हो सकता है कि 200 लोग बहुत अच्छी खासी स्थिति में जी रहे हैं, है ना, लेकिन आपने 10 परिवार से केवल पूछा, समस्या की जानकारी हो गई, इसी आधार पर आप अगला निष्कर्ष निकालने के लिए पहुंच चुके हैं, परियोजना के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो अब यहां पर ये तो ठीक है, आपने 10 परिवार से पूछा, पूछना चाहिए था कितने लोगों से, 300 के 300 लोगों से पूछना चाहिए था, 300 परिवारों से पूछना चाहिए था, लेकिन केवल आप 10 परिवार से सवाल जवाब करके आप निष्कर्ष तक पहुंच गए, तो इसका मतलब आपने सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया है। ठीक है, बात समझ आ गई। मतलब पूरे बड़े में से ना काम करके आप छोटे परिवार में से या फिर कम लोगों में से जानकारी पूछ करके आपने फाइनल जवाब दे दिया कि भैया हम निष्कर्ष तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां की समस्या का आप हकीकत में
सही ढंग से समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको 300 परिवारों की सही सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है या नहीं? बताओ, है या नहीं? तो ऐसे मामले में हम लोग जो है वो केवल 10 परिवार से जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाल दिए तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपने मान लो प्रतिदर्श विधि या सैंपलिंग मेथड का उपयोग किया हुआ है तो ये देख लीजिए कि उपयुक्त है या नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा परिवार को आप शामिल करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन इसका इंफॉर्मेशन मिल पाएगा या फिर उतना ही बेहतरीन तरीके से आप यहां की समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया बात? अब देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन था कि कब उपयुक्त रहेगा, तो हमने एक ही लाइन में आपको बता दिया कि द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, तभी करना भी चाहिए जब समय, साधन, मानवीय संसाधन आदि की कमी हो। और आप यहां पर सैंपलिंग मेथड का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं। बात खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमने जो जिक्र अभी करा था कि ये सैंपलिंग मेथड है, तो सैंपलिंग मेथड क्या होता है? हमने क्या कहा, 300 जो लोग थे उनसे जानकारी ना लेकर के हमने उन्हीं में से केवल 10 परिवारों से जानकारी ले लिया, हम निष्कर्ष तक पहुंच गए। तो जो 10 परिवार की बात हमने किया वो है सैंपलिंग, और जो 300 परिवार थे उसका नाम है जनसंख्या, या फिर आप उसे जनगणना कह सकते हैं। ठीक है, सेंसस कह सकते हैं। तो देखिएगा, जनसंख्या या जनगणना या फिर सेंसस कहने का मतलब क्या होता है कि यहां पर प्रत्येक सदस्य से आंकड़े एकत्र करना होता है। जैसे कि 300 लोग, हमने एग्जांपल दिया था ना, 300 परिवार हैं, तो 300 परिवारों को आपने सवाल जवाब करा, उससे अगर इंफॉर्मेशन कुछ निकला है, फिर आपने आंकड़ा तैयार करा, वो हो जाएगा संख्या विधि या फिर जनगणना विधि। ठीक है, या फिर जनसंख्या विधि, सेंसस मेथड। लेकिन अगर आप मान लो यहां पर हमने कहा 300 लोग हैं और 300 में से लोगों को ना पूछ करके आपने केवल यहां के 10 लोगों से सवाल जवाब करा है, तो यहां पर इसी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं हो गया, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं। तो देखो, एक सबसेट या जनसंख्या के एक चयनित समूह, यहां पे चयनित समूह में से क्या हुआ, यानी कि 300 लोगों में से नहीं पूछ करके हमने केवल 10 लोगों को पूछा है, तो यहां पर यह हो गया क्या, चयन आपने किया है, चुनाव कर लिया है 10 लोगों का, और उसी में से आप आंकड़ा एकत्र करना चाहते हैं। ठीक है, चलो, जनसंख्या का पूर्ण और सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य शामिल रहते हैं। हमने क्या कहा, अगर आप हकीकत में इन सभी लोगों का, 300 परिवारों का आप समस्या का हल करना चाहते तो 300 लोगों से पूछना भी तो पड़ेगा आपको कि आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है। हर एक लोगों से आपको जानना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, केवल 10 लोगों से पूछा। दैट मीन्स कि आपने केवल प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया। अगर आप 300 में से 300 लोगों को पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि यहां पर सभी सदस्य शामिल रहेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, है ना। चलो देखें, यहां पर जो चयनित की बात करें तो चयनित नमूने के आधार पर जनसंख्या का अनुमान या फिर सामान्य विचार प्रदान करता है। सामान्य विचार, जनरलाइज कर दिया सबको, यानी कि यहां पर 10 लोगों से आपने सवाल जवाब करा और ये आप मान करके चल रहे हैं कि यहां सभी लोग इसी के तरह होंगे जैसे 10 लोग हैं। क्या ये जरूरी है क्या? भारत में तो सटीक तरीके से लागू ही नहीं होती, क्योंकि कुछ राज्यों में आप देखेंगे लोगों की आमदनी बहुत अच्छी है और कुछ राज्यों में देखेंगे लोगों की आमदनी बहुत कम है। बताइए, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में आप जाएंगे तो वहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। ठीक है, वहीं आप महाराष्ट्र में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, तो यहां पर इन स्थितियों में क्या दिखता है आपको, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों को? ठीक है, बात समझ आया? तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर आप हकीकत में समस्या का हल करना चाहते हैं तो आपको 300 लोगों तक पहुंचना होगा। नहीं तो अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं कि ठीक है इसी के आधार पर सबको मान करके चल रहे हैं, तब आप फिर नमूने विधि का प्रयोग कर लिए, प्रतिदर्श विधि का प्रयोग कर लिए। ठीक है ना, जिससे केवल सामान्य विचार निकल करके आएगा। अब देखो, ये जो जनगणना विधि है इसमें क्या करें कि यह विधि प्रति चयन की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है क्योंकि इसमें जनसंख्या के सभी सदस्य शामिल रहते हैं, हर एक व्यक्ति तक आपको पहुंचना होगा। दैट मीन्स कि यहां पर सब कुछ महंगा पड़ने वाला है आपको, लेकिन समस्या का समाधान तो अच्छे से होगा। अब देखो, आमतौर पर जनगणना की तुलना में जो प्रतिचयन विधि है ये कम खर्चीला होता है क्योंकि आप सभी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, केवल 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हीं से आंकड़ा जमा किए, बस निष्कर्ष तक पहुंच गए। मतलब कम खर्चे में काम चल गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो है शामिल नहीं रहते, केवल कुछ विशेष समूह को यहां पर शामिल किया जाता है। ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि ये जो जनसंख्या विधि है, यह विधि
छोटी आबादी के लिए बहुत सही है। छोटी आबादी मतलब बहुत, जहां कम जनसंख्या होगा, 300 नहीं होगा, मान लो 10 ही लोग हैं, तो 10 ही लोग तो आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो यहां पर ऐसे मामले में आप जनसंख्या विधि का प्रयोग कर लोगे, यानी कि जहां पर कम आबादी होगी, छोटी आबादी होगी, वहां पर आप जनसंख्या विधि का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा भी होगा आपके लिए। लेकिन बड़ी आबादी है तो बड़ी आबादी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगा, प्रतिचयन विधि का प्रयोग कर लीजिए। कम जनसंख्या है, जनसंख्या विधि का प्रयोग कर लीजिए, आसान बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग दोनों के गुण या दोष को समझेंगे। देखिए, जनसंख्या विधि को हम लोग संगणना विधि भी कहते हैं। तो संगणना तो लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर जनसंख्या लिख देता हूं, जैसे पीछे में देखो यहां पर लिखा हुआ था वैसे ही जनसंख्या, ठीक है ना। तो जनसंख्या विधि का क्या रहता है बताइए, गुण या फिर दोष। तो सबसे पहली विधि क्या है, सबसे पहला गुण क्या है, ये वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति मतलब हर एक व्यक्ति तक चूंकि पहुंचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक मेथड है। तो कह रहे हैं कि यह विधि साइंटिफिक है या फिर वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें समग्र यानी कि सभी व्यक्तियों के, है ना, इकाइयों को लिया जाता है या फिर उसका अध्ययन किया जाता है। समग्र मतलब सभी को शामिल किया जा रहा है। दूसरा क्या है, पक्षपात की कम संभावना रहती है, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें पक्ष निष्पक्ष बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, मतलब किसी का पक्षपात नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप, जब खास करके मान लो चुनाव की बात कर लो, थोड़ी सी बातें समझना, जब मान लीजिए राजनीति की बात आ गई, वोट का टाइम जब नजदीक आता है, तो देखना कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर किसी एक पार्टी विशेष को समर्थन ज्यादा दिया जाता है। अब वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे होते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, आप वहां पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने जाओ तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जिस पार्टी को समर्थन दे रहे होंगे ना, उसके पक्ष में वो ज्यादा अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर पक्षपात की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जब आप ओवरऑल सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं तो अच्छा मुद्दा आएगा। लेकिन आपने मान लो कि किसी एक क्षेत्र को जाकर के एक समूह में से पूछा, दूसरे समूह में से आपने पूछा ही नहीं, है ना, तो ऐसे मामले हो सकते हैं। जबकि वो पूरा क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ऐसे में आपका जब 2 समूह में बटा हुआ है तो पूरे के पूरे लोगों को ले लीजिए ना, दैट मींस कि समग्र का प्रयोग करिए। यहां पर क्या रहेगा, पक्षपात की कम संभावना रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इस विधि में पक्षपात की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने सुविधानुसार मदों का चुनाव नहीं कर सकता, बल्कि सभी मदों से उन्हें काम करना पड़ता है। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, अब उनको किसी क्षेत्र विशेष में काम दे दिया गया है, अब वो नमूने विधि का प्रयोग करके चले जाते हैं, सरकार तक रिपोर्ट भी पहुंचा देते हैं कि हाँ हमने पता कर लिया, इतने लोग इस स्थिति में हैं। लो भाई, ये क्या बात हुई, हर एक इंसान से तो आपने पूछा नहीं, जांच पड़ताल किया नहीं, फिर तो इन्फॉर्मेशन गलत गई है सरकार के पास, फिर समस्या का निजात अच्छे से कैसे हो पाएगा, समझ रहे होगे। तो ये तरीका है यहाँ पर कि हम सभी लोगों को लेकर के चलें, ताकि हर एक व्यक्ति इसमें शामिल हो जाए, इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाए, इस सर्वेक्षण में शामिल हो जाए, और ताकि हर एक लोगों की समस्या से निजात पा सके, ठीक है। देखो, अब यहां पर अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं संगणना का ही, कि इसमें जो है विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाइयां, प्रत्येक मद शामिल रहते हैं, तो विस्तृत जानकारी या फिर विस्तृत सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती है। अगला क्या है, लेकिन देखो, अब चूंकि पूरे बड़े पैमाने पर आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो, तो एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जटिल तथ्यों का अध्ययन, दैट मींस कि यहां पर इसके अंदर कुछ जटिल तथ्यों का अध्ययन करने के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त है। जैसे कि आप हर एक क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर अगर 1000 लोग हैं तो 1000 बातें निकल करके आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो हो जाता है, लेकिन वहां से आपको एक एक बातें पता क्लियर चल जाती है। क्योंकि 1000 आदमी 1000 तरह की बातें कर रहा है, तो 1000 तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल गए। और मान लो उन 1000 में से केवल 10 लोगों से आप पूछते तो 10 ही तरह की बात निकलते, ठीक है। तो ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचने से यही फायदा होता है कि आपको जटिल से जटिल तथ्यों का अच्छे से अध्ययन हो जाता है, क्योंकि इसमें समष्टिगत स्तर पर या फिर बड़े स्तर पर सभी मदें शामिल रहती हैं, कोई भी व्यक्ति छूटता नहीं है, हर एक व्यक्ति आसानी से इस सर्वेक्षण में भाग भी ले लेता है। अब दूसरी विधि जो हमने कहा था प्रतिदर्श या फिर सैंपलिंग मेथड, इसका प्रयोग कब किया जाएगा, जब अध्ययन का क्षेत्र बड़ा हो, ठीक है ना। अध्ययन का क्षेत्र जब बड़ा होगा तब हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं जनरली। तो देखोगे प्रतिदर्श सर्वेक्षण के गुण क्या है,
इसमें समय कम लगेगा, साधन कम लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं समय और साधन की बचत होगी। ये तो बातें हो गई, इसमें पूरा का पूरा वही बातें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद व्यापक या फिर निरंतर अनुसंधान के लिए उपयुक्त, यानी कि बड़े पैमाने पर जब आप इन्वेस्टिगेशन करने चाह रहे हो लेकिन वहां के लिए आपके पास उतने खर्चे नहीं है, यानी कि पैसे नहीं है, या फिर समय आपके पास कम पड़ रहा है, तो ऐसे मामले में आप इस विधि का प्रयोग कर लो जिसका नाम है प्रतिदर्श या फिर निदर्श विधि, जिसे अंग्रेजी में सैंपलिंग मेथड कहते हैं। क्योंकि यहां पर कुछ ही लोगों के बीच में पहुंचकर उनसे जानकारियां ले लीजिए, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लीजिए, तो व्यापक या फिर निरंतर अनुसंधान के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। ठीक है ना, मतलब कि ये हम लोग जो है ना कम से कम खर्चे में आसानी से सारी चीजें ले सकते हैं, सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, तो उपयुक्त मानी जाती है ये विधि को। ठीक है, चल आगे देखते हैं इसके दोष क्या है, डिमेरिट क्या है। तो प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई, सबसे डिमेरिट बड़ा यही है। अब मान लो गांव में रह रहे हैं 300 लोग, 300 परिवार है, मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था आपको, थोड़ा सा ठहरना। गांव में कितने लोग हैं? 300 लोग हैं। गांव में कितने लोग हैं? 300 लोगों का परिवार है। अब ये 300 लोगों के बीच में से सोचिए, आपको सैंपल लेना है, यानी कि कुछ लोगों का चयन करके उन्हीं लोगों से केवल बात विचार करने हैं। तो उन 300 लोगों में से किन किन लोगों को आप शामिल करेंगे और किन को शामिल नहीं करेंगे? पेचीदा है या नहीं? सर बिल्कुल है। तो यहां पर देखोगे सबसे बड़ी कठिनाई यही है इस वाले मेथड में, यानी कि प्रतिदर्श विधि या निदर्श विधि में, कि हम लोग यहां पर प्रतिदर्श का चुनाव कैसे करें, सैंपल का चुनाव कैसे करें, 300 लोगों में से किन किन लोगों को शामिल करें, किन किन लोगों को शामिल ना करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। क्योंकि यहां पर बहुत ही अधिक असमानताएं होती हैं। अब देखोगे हमने कहा कि 300 लोगों में से हो सकता है कि 200 लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है और 100 लोगों की स्थिति बहुत निम्न स्तर का है। तो यहां से जो है आपको यह प्रॉब्लम रहता है कि किनको शामिल करें और किनको शामिल ना करें। ये निदर्श विधि का पहला डिमेरिट आ गया। दूसरा डिमेरिट यह है भ्रामक निष्कर्ष देने की संभावना रहती है ज्यादा। मतलब आप जो निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं निष्कर्ष आपका गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? या फिर भ्रामक भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने 300 में से 300 परिवारों को नहीं पूछा, केवल 2, 4, 10 लोगों को पूछा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मिसलीडिंग होगा, भ्रामक होगा। ठीक है, चलो आगे जाते हैं हम लोग। अब एक बेहतरीन सा जो पार्ट हमारा होता है पूरे लेक्चर के अंदर वो होता है एमसीक्यूज। तो हल कर लेते हैं इसको। सबसे पहले देखो, उद्गम के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए जो आंकड़े होते हैं ये किस तरह के आंकड़े होते हैं? उद्गम के स्थान कहने का मतलब जहां पर समस्या थी असल में आपने वहीं से आंकड़ा एकत्र किया है, ऐसे आंकड़े को हम लोग कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, यानी कि प्राइमरी डेटा। आगे देखोगे परियोजना निर्माण का जो पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो क्या होता है? तो पहला स्टेप हमने क्या कहा था कि समस्या की पहचान करना है। समस्या की जब आप पहचान कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हम उस समस्या के ऊपर अब कैसे काम करें, क्योंकि जब तक समस्या की पहचान नहीं हुई है तब तक आप अगला स्टेप उठा ही नहीं सकते। ठीक है ना, बातें समझ आ गई है। हालांकि जब आप परियोजना को लेकर के काम करने जाते हैं तो उससे पहले ही जब आपने मान लो समस्या की पहचान कर लिया है, अब आप काम करने जा रहे हो परियोजना के ऊपर, तो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हम किस उद्देश्य के साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, उसके बाद प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। समझ आ गया? देखो आगे क्या है, परियोजना निर्माण का अंतिम चरण। अंतिम चरण में क्या होता है? हम लोगों ने देखा है अंतिम चरण ऑप्शन के अनुसार हालांकि जवाब देना होगा, तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर सबसे जो है वो दिख रहा है आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना। ये ऑप्शन के अनुसार कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा था परियोजना को जो अंतिम चरण होता है वो मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखो यहां पर पहले पीछे जाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। परियोजना का अंतिम चरण आप देख रहे हो, ग्रंथ सूची लिखा हुआ है, उससे पहले उपसंहार भी लिखा हुआ है और उसके पीछे जाएंगे तब हमें विश्लेषण और व्याख्या मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर कहीं ना कहीं ग्रंथ सूची ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन तो है ही नहीं। आप देखो, है ना, इसमें देखो कहीं ग्रंथ सूची है, ऑप्शन नहीं है, तो हमने कहा ऑप्शन के अनुसार आपको फिर जवाब देना होगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहां देखिएगा, उपभोक्ता उत्पाद से संबंधित परियोजना के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन सा होगा? अब समझो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। उपभोक्ता उत्पाद से संबंधित, मान लो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उससे संबंधित प्रोजेक्ट के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन सा होगा? क्या करना चाहते हो आप? तो यहां पर देखिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचना चाहोगे। मान लीजिए कि हम कोई प्रोडक्ट
लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट के अंदर में, ये मान लो, तो हम ये देखना चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं, चाहे तो शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, या फिर उनकी आय कम हो, ज्यादा हो, मध्यम है, कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहेंगे सिर्फ कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर पार्टिसिपेट हो, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता भाग ले। और ज्यादा कंज्यूमर जब भाग लेंगे ना सर्वेक्षण में, तो हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में लॉन्च करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक उपभोक्ता की रुचि जान चुके होंगे, हम हर एक व्यक्ति का फैशन या फिर आदत को जान चुके होंगे। तो इसीलिए सर्वेक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि संगणना विधि में बताया आपको, वहां से रिलेटेड है। तो उपभोक्ता उत्पाद से संबंधित परियोजना के लिए लक्षित समूह निम्न में से कौन सा होगा? तो यहां पर हम जो है ना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता को शामिल करेंगे। ठीक है ना, बातें समझ आ गई? क्योंकि हमने क्या कहा, संगणना विधि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, उस विधि का आपको चयन करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परियोजना से प्राप्त सूचनाओं, ये थोड़ा सा गलती है, परियोजना से प्राप्त सूचनाओं, मैं अलग लिख देता हूं, परियोजना से प्राप्त सूचनाओं, ठीक है, को प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख विधियां निम्न में से कौन है? जो भी आपको मान लो प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, उसके लिए सूचना आपको प्राप्त हो चुका है, तो सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख विधियां कौन सी होगी, कैसे आप डेटा को लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए होता है दंडारेख, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं बार डायग्राम, उसके बाद सारणियन जिसे टेबुलेशन कहते हैं, वृत्त आरेख जिसे हम पाई डायग्राम कहते हैं। तो ये सब तरीका आप अपना करके दुनिया के सामने आप अपना आंकड़ा बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, आगे देखोगे आंकड़ा के विश्लेषण करने की प्रमुख विधियां कौन सी होती है? तो आंकड़ा विश्लेषण करने के लिए यानी कि माध्य, माध्य का बहुलक, ये सब हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर, परिक्षेपण की माप के अंदर माध्य विचलन और प्रमाप विचलन जैसे कंसेप्ट पढ़ते हैं, सहसंबंध हम लोगों ने यानी कि कोरिलेशन भी पढ़ा हुआ है। तो ये सब सारा जो टॉपिक है ना, ये बहुत अहम है, किसी भी आंकड़ा के विश्लेषण इन्हीं तरीकों से किया जाता है। ठीक है, विश्लेषण करने मतलब उसका अनुमान पता करना, माध्य, माध्य का बहुलक पता करना, सहसंबंध जानना या फिर उनके बीच में अंतराल को जानना। ठीक है ना, तो इसके लिए परिक्षेपण की माप वगैरह प्रयोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त द्वितीयक स्रोतों का विवरण परियोजना के किस भाग में दिया जाता है? ठीक है, तो ये तो ग्रंथ सूची के अंदर में हमने बात किया था कि अगर कहीं से आप द्वितीयक आंकड़ा को ले रहे हैं तो कहां कहां से आपने लिया है, किसी वेबसाइट से लिया है, किसी सरकारी कागजात से लिया है, ये सब सारी चीजें आपको लिख देना होता है। ठीक है, कहां पर लिखते हैं? ग्रंथ सूची के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब देखोगे बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक आदर्श प्रतिदर्श या निदर्श कैसा होता है। एक हमने देख लिया सैंपल क्या होता है कि बड़े समूह में से कुछ छोटे से हिस्से से हम पूरी की पूरी सर्वेक्षण कर रहे हैं, निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं। तो एक आदर्श प्रतिदर्श या निदर्श क्या हो सकता है, कैसा होना चाहिए बताइए? तो यहां पर देखो बहुत अच्छे से आंसर किया हुआ है, लाइन बाय लाइन सारी चीजें पढ़ते हैं। कह रहे कि एक आदर्श प्रतिदर्श या फिर निदर्श इस प्रकार का होना चाहिए कि संपूर्ण या फिर समग्र जनसंख्या की सभी मदों के बारे में बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व करे, सबके बारे में अच्छी जानकारी दे। ठीक है, यह तभी संभव हो सकता है जब समग्र या समूह के प्रत्येक इकाई प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर शामिल हैं इस तरह के सर्वेक्षण में, तब ये बहुत सटीक जानकारी आपको देगा। इसका फायदा क्या रहेगा कि सूचनाएं संग्रह करने में आसानी रहेगा, क्योंकि हम हर एक लोगों की राय यानी कि विचार, हर एक लोगों का व्यवहार, हर एक लोगों की आदतें जान सकेंगे, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले जिक्र करा था उपभोक्ता के पक्ष में। फिर अगला क्या होगा? निर्णय लेने में मदद करेगा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अब जब सटीक इंफॉर्मेशन आपको एक बार मिल जाए तो आप निष्कर्षों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो निर्णय लेने में आपको मदद करता है कहीं ना कहीं ये सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर मेंशन भी कर रखा है कि उत्पाद विकास के लिए आप जो है वो योजना तैयार बहुत अच्छे से कर पाएंगे। विपणन की रणनीति यानी कि मार्केटिंग का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, है ना, किस प्रोडक्ट को लेकर के आना है, किस को लेकर के नहीं आना है, ये सब सारी जानकारी आपको डिटेल में हो जाएगी, है ना, तो इससे रिलेटेड आप निर्णय ले पाएंगे। नीति निर्माण कर पाएंगे अपना अच्छे ढंग से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई कर सके या फिर मदद कर सकें या फिर ज्यादा से ज्यादा
कमाई कर सकें, है ना, प्राइवेट बेस पर देखें तो। अब देखो यहां पर समस्याओं की पहचान करना, है ना, निर्णय लेने में तो मदद करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्प भी तो करता है। जैसे शुरुआत में हम लोग बात किए कि सर्वेक्षण करने से क्या होगा, आपको समस्या की जानकारी पता चल जाएगी, हर एक समस्या को आप डिटेल में जान सकोगे, ठीक है ना। तो सर्वेक्षण के माध्यम से हम समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उनका समाधान आसानी से कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं लोगों की राय समझने में मदद करता है, तो पहले भी जिक्र हो चुका। और उसके बाद व्यापार के अवसरों का पहचान कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ज्यादातर लोग हमारे प्रोडक्ट को इनकार कर दे रहे लेने से, तो हम क्या करेंगे, उसको लेकर के नहीं आएंगे, प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए कि 80% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे प्रोडक्ट चाहिए और इसी प्राइस पर चाहिए, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च हो जाए जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किए जा सकें। तो यहां पर हर एक तरीके से आप देख रहे हो कि फायदेमंद तभी हो सकता है, यानी कि आप आदर्श प्रतिदर्श की बात कब करते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सर्वेक्षण में शामिल हों, हर एक व्यक्ति की इच्छाएं, उनकी जरूरतों का आप ख्याल रख रहे हैं। साथ साथ में ये सर्वेक्षण के माध्यम से आपको यह पता चल जाता है कि किसके विचार क्या हैं, मतलब हर एक उपभोक्ता के व्यवहार को समझ पाते हैं। फिर उनके व्यवहारों को अगर आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपके रोजगार के अवसर बहुत अच्छा हो जाते हैं। तो यहां पर रोजगार का अच्छा अवसर पहचान पाने में भी आपको मदद करता है ये सर्वेक्षण। कितनी अच्छी बात है। अब देखो यहां पर एक शानदार सा बात यहां पर कहने जा रहे हैं, प्रतिदर्श का विश्लेषण, है ना, सॉरी प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण, यानी कि कंपटीशन का भी ये बहुत डिटेल एनालिसिस आप कर सकते हैं कि अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई कॉम्पिटिटर पहले से है या नहीं, या फिर कुछ दिनों में हम ये पूर्वानुमान भी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि क्या हम ये जो प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं क्या ये इसे बना पाना आसान होगा, क्या कोई दूसरी कंपनी हमें टक्कर दे सकती है। इन सभी बातों को हम विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ आ गया होगा, यानी कि सर्वेक्षण के माध्यम से हम प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का विश्लेषण कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने उत्पादों या फिर सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटर आपके पहले से ही है, जिस फील्ड में आप प्रोडक्ट लाना चाहते हैं उस फील्ड में पहले से ही कोई व्यक्ति काम कर रहा है। अब ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो तो सेल नहीं हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा। आप उस कॉम्पिटिटर से लड़ सकते हो मतलब आप अपनी प्राइस को मिनिमाइज कर सकते हो, अपना कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो और मार्केट के अंदर में कंज्यूमर की संख्या बढ़ा सकते हो। तो आपके लिए फायदेमंद ये रहता है कि कॉम्पिटिटर का आप पहचान कर सकते हैं प्रतिदर्श की मदद से। उसके बाद क्या है, ग्राहक की संतुष्टि का मापन भी हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इग्नोर कर देता है किसी बात से, तो ये अलग अलग चीजें हो सकती है, हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग अप्लाई होता है। कुछ लोगों को आपके प्रोडक्ट का स्वाद पसंद नहीं आया, कुछ लोगों के जो है डिजाइन पसंद नहीं आए, कुछ लोगों को प्राइस नहीं पसंद आया, तो अलग अलग ये चीजें हो सकती है। कुछ लोगों को ये लगा कि ये तो ऑफलाइन में केवल मिलता है, ऑनलाइन तो मिलता ही नहीं है, तो इस वजह से आपके प्रोडक्ट को इग्नोर किया जा सकता है। मतलब कि अगर आप ग्राहक की संतुष्टि जानना चाहें तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उससे आप पूरा का पूरा मार्केट पॉलिसी तैयार करें, मार्केट स्ट्रेटजी तैयार करें, ठीक है ना, बाजार की रणनीतियां तैयार करें, तभी जाकर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वेक्षण यानी कि ठीक ढंग से हो गया, डिजाइन सही ढंग से हो गया पूरे प्रोजेक्ट का और सही ढंग से आपका वो काम भी चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें समझने के बाद एक सवाल जो मन में रह जाता है आप लोगों के, वो मैं जवाब दे देता हूं क्वेश्चन के जरिए। कह रहे हैं कि सर्वेक्षण में प्राथमिक आंकड़ा या फिर द्वितीयक आंकड़ा किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों तरह के आंकड़े पढ़ लिए, प्राइमरी डेटा भी सेकेंडरी डेटा भी। तो एक लाइन में इसका जवाब आपको मिल जाएगा, है ना, एक लाइन में इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए सर्वेक्षण के लिए वैसे तो हम लोग प्राथमिक आंकड़ा भी ले सकते हैं, द्वितीयक आंकड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन किसका प्रयोग किया जाना चाहिए इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, अब देखिए अध्ययन का उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य है किसी विशेष समस्या को बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से समाधान करना है तो आप ऐसे में प्राथमिक आंकड़ा का प्रयोग करिए, ठीक है। मतलब आपको प्राइमरी डेटा का प्रयोग तब करना चाहिए जब आप हकीकत में उस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं और उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्राइमरी डेटा का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यदि अध्ययन का उद्देश्य केवल विशिष्ट विषय पर अनुमानित जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप द्वितीयक आंकड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुमानित रूप से आप काम करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से नहीं।
तो आप द्वितीयक आंकड़ा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा तर्क ये हो सकता है, प्राथमिक लें या द्वितीयक, इसके लिए तर्क ये हो सकता है कि आंकड़ों की उपलब्धता कैसी है। अगर आपको प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, या फिर इसके इन्वेस्टिगेशन में आपको ज्यादा समय लगेगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे, तो इन मामलों में आप द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सलाह भी है कि आप द्वितीयक आंकड़ा का ही प्रयोग करिए, क्योंकि प्राइमरी डेटा तो अवेलेबल है नहीं, और द्वितीयक आंकड़ा आपको आसानी से संग्रह करने में मदद मिल जाती है। वेबसाइट से प्रकाशित कुछ स्रोत होते हैं, अप्रकाशित स्रोत भी होते हैं, है ना। चलो, अब कह रहे हैं क्या, यहां देखोगे ध्यान से कि आंकड़ों की गुणवत्ता, अगर आपको लगता है कि प्राथमिक आंकड़ा की गुणवत्ता, है ना, चूंकि अच्छी होती है, आप जानते हैं, इसलिए ज्यादा विश्वसनीय भी होता है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से जा करके इन्वेस्टिगेट करके डेटा जो लाते हैं वही तो होता है प्राथमिक आंकड़ा। तो इसकी गुणवत्ता चूंकि अच्छी है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि द्वितीयक आंकड़ा की गुणवत्ता पर बात की जाए तो इसकी भी गुणवत्ता अच्छी होती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाना चाहिए ना, विशेष करके जब आपको केवल और केवल अनुमान के आधार पर काम करना होता है। ठीक है, बातें समझ आ गई होगी। अब देखो, ये जो हम लोग आगे बात कर रहे हैं, ये है समय और संसाधन। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कई बार। कह रहे हैं कि अगर समय और साधन, है ना, यहां पर साधन होगा, समय और, ठीक है, समय और साधन की कमी हो तो द्वितीयक आंकड़ा जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। समय और साधन की कमी हो तो आप द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग करिए। ठीक है ना, लेकिन अगर समय बहुत अच्छा खासा पर्याप्त समय है, हालांकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हल हो जाए, तो समस्या ये रहती है कि समय कम रहता है, संसाधन कम रहते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर तो मामला में यही देखा जाता है कि हम द्वितीयक आंकड़ा लेकर के काम कर लेते हैं। ठीक है, सरकार भी यही करती है जनरली। अब देखो, यहां पर हमने अगला क्या बात किया, तर्क क्या है कि प्राथमिक यूज करें डेटा या द्वितीयक वाला। तो अध्ययन की प्रकृति कैसी है ना, अगर आप देखो प्रकृति इसकी, तो दो तरीके से हो सकता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो क्या कह रहे हैं, अध्ययन की, है ना, यदि अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक है तो यानी कि क्वालिटेटिव रूप से, यानी कि हकीकत में उनकी गुणवत्ता, लोगों की गुणवत्ता सुधार करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो यानी कि गुणवत्ता को आप ज्यादा इंपोर्टेंट दे रहे हैं वहां पे, तो क्वालिटेटिव इंपोर्टेंट हो गया यहां पर, तो इस जगह पर आप प्राथमिक आंकड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मात्रात्मक रूप से कुछ काम करने हो, जैसे सरकार के बारे में हमने कहा कि गवर्नमेंट पहले से ही टारगेट कर लेती है कि गरीबी अगर 27% है तो अगले 5 वर्ष में हम इसे 22% पर लेकर के आएंगे, 27% है 22% पर लेकर के आएंगे, यानी कि गरीबी कम करेंगे 5%। ठीक है, अगले 5 वर्षों में, तो ये टारगेटेड है कुछ ना कुछ। दैट मीन्स कि मात्रात्मक रूप से सरकार कमी करना चाहती है, गुणात्मक रूप से नहीं। ठीक है, तो ऐसे में द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और सरकार भी तो इसी आंकड़ा का प्रयोग करती है। अब देखोगे, कह रहे हैं कि इन कारकों को ध्यान में रख करके, है ना, शोधकर्ता तय कर सकते हैं कि सर्वेक्षण में प्राथमिक आंकड़ा प्रयोग करें या द्वितीयक आंकड़ा प्रयोग करें। क्योंकि हमने एक तर्क दिया है, हमने सीधे सीधे ये नहीं कहा है कि किसी भी सर्वेक्षण के लिए आप प्राथमिक आंकड़ा यूज कर लो कि द्वितीयक आंकड़ा यूज कर लो, मैंने सीधे सीधे नहीं कहा है, मैंने कुछ तर्क दिया है। इस तर्क के आधार पर ही जो अर्थशास्त्री होते हैं या फिर जो ज्ञाता होते हैं, या फिर सीधे तौर पर कह लो जो आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं इन मामलों में, ठीक है ना, समस्या से निजात पाना चाहते हैं, या फिर कह लो जो आर्थिक सलाहकार होते हैं, उन लोगों के पक्ष में ये सब सारा तर्क दिया गया है। ठीक है, कि ये बातें हैं तो आप ये यूज करिए, ये बातें हैं तो ये आप यूज करिए। जैसे हमने कहा, गुणात्मक रूप से आप सुधार लाना चाहते हैं तो प्राथमिक आंकड़ा, मात्रात्मक रूप से सुधार लाना चाहते हैं तो द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। अब देखोगे कुछ एमसीक्यूज हल कर लेते हैं, बहुत हम लोग एंड में पहुंच चुके हैं लगभग। तो परियोजना में, है ना, द्वितीयक आंकड़ों को प्रयोग कब किया जा सकता है, तो हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा, कुछ हमने तर्क दिया था आपको, तो उनमें से देख लीजिए कौन सा तर्क सही है। जब समय, धन, मानव संसाधन की कमी नहीं हो ना, ऑप्शन ये नहीं होगा। जब समय, धन एवं सूचनाओं की कमी नहीं हो, द्वितीयक आंकड़ा का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, जब मानव संसाधन एवं सूचनाओं की कमी हो ना, जब समय, धन एवं मानव संसाधन की कमी हो। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी पढ़ने में समय लगा। तो परियोजना में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, तब किया जाना चाहिए ना जब समय, धन और मानव संसाधन की
कमी हो जाएगी, तब हमें द्वितीयक आंकड़ा प्रयोग करना चाहिए। चलो सही है। सर्वेक्षण का लाभ क्या होता है भाई? किसी उत्पादन या प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सूचनाएं प्राप्त करना, बिल्कुल। एकत्रित सूचना से रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्राप्त करना, दोनों सही होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ा का एक स्रोत है? तो द्वितीयक आंकड़ा हम लोग कहां से ले सकते हैं, है ना? जनगणना रिपोर्ट से ले सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, समाचार पत्र होता है, टेलीविजन होता है, वेबसाइट होता है ना? तो ये सब सभी हो जाएंगे। देश में जनगणना की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का प्रयोग होता है बताइए? क्योंकि जनगणना में क्या होता है, सभी लोगों को शामिल करना है, ठीक है, समझ गए? तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जनगणना विधि का प्रयोग करते हैं, तभी तो इसको नाम दिया गया जनगणना विधि। जनगणना विधि मतलब जहां पर सभी को शामिल किया जाएगा, जहां समग्र रूप में बात किया जाएगा, जहां एक एग्रीगेट फॉर्म में बात किया जाएगा, ठीक है, आप ऐसे कह लो। प्रतिदर्श का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिदर्श का अर्थ होता है समग्र के सभी मतों का चुनना ना, इसका मतलब होता है जनगणना, इसका मतलब होता है जनगणना, ठीक है। और समग्र में कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, समग्र में यानी कि कुल में से कुछ प्रतिनिधित्व, है ना, कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना, ये कहलाता है प्रतिदर्श या फिर सैंपलिंग, ठीक है ना, जो कि यहां पर पूछा हुआ है। तो अब तो एमसीक्यूज है ही नहीं है इसमें, सारे क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। तो मैं आपको जो है बेसिकली ये समराइज कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि परियोजना क्या होता है, ठीक है ना, परियोजना या फिर प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, पहली चीज ये है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना होगा, परियोजना के कितने सारे स्टेप्स हैं, ठीक है ना, परियोजना की विभिन्न, परियोजना के लिखते हैं, परियोजना के विभिन्न चरण मतलब स्टेप्स। और तीसरी बात है सर्वेक्षण, उससे पहले भी लिख देते हैं, इसमें कर लेना जनगणना और प्रतिदर्श, ठीक है ना, प्रतिदर्श के बीच में अंतर समझ लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर एक जो यहां पर बात हमने किया था, नाम क्या था इसका, हाँ सर्वेक्षण क्या होता है, बिल्कुल सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण मतलब सर्वे, ठीक है। तो ये कुछ 4 बातें आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। इसके अलावे जो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा ये पूछता तो जरूर, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेट करके हम लोगों ने जरूर देखा, लेकिन ये पहले चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। तो मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं, ताकि अगर कोई बच्चा वहां पर नहीं पढ़ा हुआ है तो कवर कर लेंगे, है ना। प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने नोट कर दिया एक साथ में समराइज करके, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में घबराए ना। तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितना ज्यादा हो सके ना, इस वाले लेक्चर के अंदर में जो भी बातें बताई गई हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आ गया, या फिर इसमें जो है परिक्षेपण की माप आ गया, सहसंबंध आ गया, इसके अलावा जो है वो सूचकांक की बात है, तो ये सब सारे चैप्टर्स को जाकर के आसानी से धीरे धीरे करके कंप्लीट करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।